आस्थान फोरम ऑनलाइन में आप सभी लोगों का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं आज आस्थान फोरम के इस स्टेज की मार्फत बीकानेर की विश्व विख्यात उस्ता कला के बारे में बताने जा रहा हूँ। बीकानेर करीब 550 साल पहले आबाद हुआ था और बीकानेर में पांच राजा तक बीकानेर में आधागढ़ था। छठे राजा बीकानेर में राय सिंह जी हुए तो वो राव कहलाते थे। अकबर के दरबार में वो 5000 मनसबदारी पर तैनात थे। अकबर ने राजा राय सिंह जी को कई बार मुहिम पर भेजा करते थे। तो एक बार जूनागढ़ भेजा मुहिम पर, जूनागढ़ को फतेह करके आए। तब अकबर राजा राय सिंह जी से बहुत खुश हुए और अकबर ने कहा, आज से राव राय सिंह नहीं है, आज से ये महाराजा राय सिंह है और इनको 5000 मनसबदारी से बढ़ा करके 20,000 मनसबदारी पर फाइज किया जाता है। और आज से ये बीकानेर में अपना जो आधागढ़ जो कहलाता है, बीका जी की टेकरी थी पहले बीकानेर में, तो आज से ये बीकानेर में पूरा गढ़ बनाएंगे जिसका नाम होगा जूनागढ़। तो महाराजा राय सिंह जी ने बीकानेर में जूनागढ़ बनाया। अब उनको कारीगरों की दरकार हुई। अकबर दरबार से, मुगल दरबार से उन्होंने पेशकश की कि भी हमारे यहाँ कारीगरों को भेजा जाए। हमारे पूर्वजों को वहां से लेके आए फतेहपुर सीकरी से। तो पहले तो जो जत्था आया था उसमें 7 उस्ताद आर्टिस्ट थे। उसके बाद में अनूप सिंह जी के जमाने में भी आर्टिस्ट आए और महाराजा कर्ण सिंह जी के जमाने में भी आर्टिस्ट आए। तो उन आर्टिस्टों ने बीकानेर में जूनागढ़ किले के अंदर जितने भी राजाओं ने अपने अपने महल जो अलग अलग अपने जमाने में बनाए, तो उनमें अलग अलग उस्ता कला का काम किया। और उनमें जो बेहतरीन जो उस्ता आर्टिस्ट मतलब हुए हैं, उनमें उस्ताद रुकनुद्दीन, उस्ताद अली रजा, कासिम, हमीद, शहाबुद्दीन और आखिरी जमाने में मुराद बख्श जी, हिसामुद्दीन जी उस्ताद इस उस्ता कला के महारथी थे। पहले ये काम सिर्फ दरबारों में, राज दरबारों में हुआ करता था, छतों पर, दीवारों पर और लकड़ी के दरवाजों पर। तो अलग अलग जमाने में अलग अलग उस पर चित्र भी बनाए गए हैं, जिनमें रामायण के चित्र हैं, महाभारत के हैं, गीता के हैं। अब जो उस्ता आर्टिस्ट बढ़ते गए तो अब किले में इतनी जगह नहीं थी। बीकानेर के सेठ साहूकारों ने अपनी अपनी हवेलियां बनाई जो नगर सेठ हुआ करते थे, और वो इस बात का प्राउड करते थे कि हमारे पास इतने आर्टिस्ट हैं और इतनी तुलिका, इतनी कलम चलती है। उनमें मेन जो सेठ हैं डागा थे, राय बहादुर डागा, दमानी, मोहता, कोठारी और रामपुरिया। तो इन सेठों की बीकानेर में 1000 हवेलियां बनी थी इसी पीरियड में, और उन हवेलियों में अलग अलग उस्ता आर्टिस्ट अपना अपना काम किया करते थे। यानी एक आदमी, एक उस्ता आर्टिस्ट एक हवेली को बनानी शुरू करता तो उसका पोता जाके उसको खत्म करता था। उसमें पत्थर का भी काम हुआ करता था और लकड़ी की खुदाई का भी हुआ करता था, चूने का काम हुआ करता था और कलम का काम हुआ करता था। अब उस्ता कला के जो प्रकार हैं, सुनहरी मुनव्वती नक्काशी, इसमें जो डिजाइन है उसको उभारा जाता है। उभारने के लिए हम घड़े की मिट्टी का उपयोग करते हैं। उसमें गोंद, गुड़ और हरा कशीस मिलाते हैं और जो भी डिजाइन
यानी किसी की पसंद की कोई डिजाइन है तो वो बना दी जाती है, वरना फिर हमारा जो फूल बूटे हैं वो बनाते हैं। दूसरा इसमें उस्ता कला में आता है सुनहरी मुनवती मीना। इसमें मीनाकारी का काम होता है। तीसरा आता है इसमें सुनहरी जंगली। चौथा है तांतला सुनहरी। पांचवा है मुरी वर्क। छठा है रंगा बेजी, जिसको रंग हमेजी भी बोला जाता है। उसमें ग्राउंड को सफेद रखा जाता है और फूल बूटे अलग अलग रंगों के हुआ करते हैं। तो बीकानेर में जो फूल बूटे इस्तेमाल हुए हैं, पहले तो पर्शियन और मुगल बूटे हुआ करते थे। कई जगहों पर टर्किश भी डिजाइन को काम ली गई है। बाकी बीकानेर के अंदर फिर यहाँ के जो लोकल जो बूटे हैं, फूल बूटे और पत्तियां, इनको इस्तेमाल किया गया है। हवेलियों के साथ में उस्ता कला का बेहतरीन काम बीकानेर के जैन मंदिरों में, सनातन मंदिरों में भी बहुत अच्छे हुआ है। जिसमें बीकानेर का फेमस मंदिर जो है बांडा शाह जी का, कोचरों का, नाहटों का, शिवबाड़ी और बड़ा बाजार में जो मंदिर है, इन मंदिरों में ये काम बहुत बखूबी हुआ है। और दमानियों के मंदिर में भी बहुत लाजवाब काम हुआ है। आवश्यकता अनुसार दीवालों पर, प्लस्तर के ऊपर तो काम होता ही आया है। कभी कभी घोटवी कली के ऊपर भी काम किया है हमारे बुजुर्गों ने। तो एक जमाना ऐसा आया कि जब कांच बहुत आसानी से मिलने लग गया, तब कांच के पीछे भी इस काम को हमारे बुजुर्गों ने किया है। और जो हवेलियों के अंदर या किलों में जहां सेहतीर लगाए जाते हैं, यानी पिलर खड़े होते हैं, सुतून, उन सुतून पर खास तौर से ये मिरर लगा के उसके चारों तरफ बेजे नुमा काम किया जाता रहा है। उसके बाद में हवेलियों से निकल के मंदिरों में पहुंचे। मंदिरों के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी का बीकानेर में प्रादुर्भाव हुआ। वो जमाना था महाराजा सुजान सिंह जी का। उस दौरान में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मतलब जो अफसरान थे या हुक्मरान थे, वो चाहते थे कि ये उस्ता कला जो बीकानेर से के अलावा दुनिया में कहीं नहीं होती है, क्यों ना इसके नमूने हम ब्रिटेन ले जाएं और हमें हमारे जो राजा है और चार्ल्स है और जो क्वीन है उनको दें ये सौगात में। तो क्योंकि उस वक्त में ये काम दीवालों पर या दरवाजों पर हुआ करता था, तो इतने भारी भरकम दरवाजे और दीवारें तो जा नहीं सकती थी। तब उन्होंने पेशकश की कि जिस प्रकार से चाइना पोटरी आती है, तो क्यों ना चाइना पोटरी की तरीके से बीकानेर की एक पोटरी बना दी जाए। तो उन बुजुर्गों ने बीकानेर के अंदर कोलायत एरिया है कपिल मुनि का, वहां पर मुल्तानी मिट्टी निकलती है, सफेद मिट्टी जिसको मुल्तानी मिट्टी कहा जाता है। तो उस मुल्तानी मिट्टी की पोटरी बनाई और उस पर ये सोने की नक्काशी का काम किया और वो सैंपल उनको बना के भेजे गए। तो चूंकि उस जमाने में पानी के जहाज जो हुआ करते थे, मशीन वाले तो थे नहीं, चप्पू से चलने वाले हुआ करते थे। तो साल भर में या 8 महीने में जब जहाज इंग्लैंड पहुंचा, तो जो पोटरी लेके गए थे तो उसमें थोड़ी टूट फूट हो गई। तो उसकी शिकायत आई कि भाई ये पोटरी तो फ्रेजाइल है, आप कोई ऐसी पोटरी बनाओ जो टूटे ना। तो फिर उस्ताद कारीगरों को या राजा ने, जो मौजूदा राजा थे, उन्होंने बुलाया और कहा कि भाई इसके अलावा कोई नई पोटरी बनाओ। तो नई पोटरी में फिर बुजुर्गों ने ये देखा कि बीकानेर के आसपास के जो गांव हैं,
बीकानेर इतना सूखा था, यहाँ पानी नहीं मिल सकता था, खून मिल सकता था, घी दूध की नदियां बहती थी। तो बीकानेर के पास के गांवों सत्तासर, छतरगढ़, पूगल, अनूपगढ़, यहां से 40-40 किलो के बड़े बड़े ऊंट के चमड़े के कुप्पों में घी पैक होकर आता था बीकानेर के लिए। तो ऊंट रास्ते में रात को सोता भी था, तो वो कुप्पे टूटते नहीं थे। तो बुजुर्गों ने सोचा कि क्यों ना ऊंट के चमड़े के कुप्पे के ऊपर काम किया जाए, ऊंट के चमड़े का आइटम पर। जैसे आपको उसका एक छोटा सा नमूना मैं बता रहा हूं, ये ऊंट का चमड़ा, ऊंट का कुप्पा है। अब इस कुप्पे पर ये अपने टूटेगा नहीं, इसको कहीं से भी गिरा दिया जाए कुछ नहीं होना है। तो इस कुप्पे पर, इस पर हम काम किया करते हैं। इधर पहले इसके सेंटर निकालते हैं। अब मैं इसकी भी प्रक्रिया बता दूं कि ये मिट्टी का बनेगा कैसे। इसके पहले सांचा बनाया जाता था। सांचे के अंदर प्लास्टर बालूरेत और मुल्तानी मिट्टी तीनों बराबर हिस्सों में मिला करके उसका पेस्ट बनाया जाता है और आधे संचे को भरा जाता है। आधे संचे को भर के 2 आधे संचे लेने के बाद में वो पूरा हो जाता है, उसको मरम्मत कर दी जाती है। फिर ऊंट के चमड़े, जो चमड़ा बनाता है डबगर, तो उसके पास भेज दिया जाता है। वो ऊंट के चमड़े को 24 से 48 घंटे नौसादर और चूने के और सज्जी के घोल के अंदर ऊंट के चमड़े को भिगो देता है और दूसरे दिन या तीसरे दिन ऊंट के चमड़े को रांपी लेकर के उसके बाल साफ किए जाते हैं, चर्बी हटाई जाती है और उसके बाद में जो नीड एंड क्लीन जो चमड़ा होता है वो चमड़ा उस मिट्टी के सांचे के ऊपर चढ़ा दिया जाता है। 4-5 दिन में चमड़ा सूख जाता है। उसके बाद में मिट्टी को तोड़ करके और उसके मुंह से निकाल दी जाती है और उसके बाद में ये ऊंट के चमड़े का आइटम हमारे लिए अब बिल्कुल तैयार है। अब हम इस पर काम करेंगे। तो पहले काम में इसके सेंटर निकाले जाते हैं। सेंटर निकालने के बाद में इसमें इसकी बेल बनाएंगे, चंदे बनाएंगे या डिजाइन बनाएंगे। तो वो इस तरीके से, ये जो कुप्पी है, इस कुप्पी में यहाँ बेल भी है बनी हुई, बीच में इसको चंदा बोलते हैं, ऊपर कली आती है, इसको पिरगी बोलते हैं हमारी जुबान में, जिसको पेडस्टल बोलते हैं। ये तो एक छोटा नमूना है। इसके बड़े बड़े कुप्पे हम तैयार करते हैं, 5-5 लीटर के, 10-10 लीटर के, 20-20 लीटर के। और उस पर पहले डिजाइन बनाई जाती है बटर पेपर के ऊपर और उसके बाद में उसको ट्रेस किया जाता है। ट्रेस करने के बाद में उस डिजाइन को, जो मैंने बताया था मिट्टी के घोल से हम एम्बोस करते हैं, उससे सारी जो जितनी भी डिजाइन है ये सब एम्बोस की हुई है। ये हर एक फूल पत्ती सब उससे एम्बोस की जाती है। एम्बोस करने के बाद में उस पर येलो कलर लगा दिया जाता है। येलो कलर लगाने के बाद में उस पर हम एक ऑरेंज कलर लगाएंगे। ऑरेंज कलर इसलिए लगाएंगे कि ये ऑरेंज कलर है लगा हुआ। ये ऑरेंज कलर इसलिए लगाते हैं कि इस पर जब हम सोने के वर्क लगाएंगे तो सोने के वर्क में एब नजर नहीं आएगा। दूसरे कलर पर लगाएंगे तो नीचे के एब झंकेगा। सोना बहुत थिन होता है, बहुत पतला होता है। सोना लगने के बाद में इस पर गिलेरी के बने हुए ब्रश, ये जो ब्रश है, इस ब्रश से इस पर स्याही की जाती है। वो भी मैं बताऊंगा स्याही कैसे होती है। ये ऊंट के चमड़े का लैंप है बना हुआ। इस लैंप के ऊपर यहाँ जो डिजाइन बनी हुई है, ये डिजाइन के सोने के फूल बूटों के चारों तरफ, इसको स्याही करना बोलते हैं हमारी जुबान में। तो ये स्याही कर दी गई है। स्याही के बाद में जब इसकी जो जमीन बचेगी, उस जमीन में हम लाल, हरा और ब्लू, बीकानेर में सिर्फ 3 ही कलर का इस्तेमाल हुआ है, लाल, हरा और नीला। अब इनके पीछे भी एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। लाल इसलिए कलर को इस्तेमाल किया गया है कि बीकानेर बहुत रेगिस्तान था, यहाँ दूर दूर तक पानी भी नहीं था, कोई आबादी भी नहीं थी, तो यहाँ रहने के लिए बहादुरी चाहिए। और ग्रीन कलर इसलिए इस्तेमाल किया गया कि यहाँ हरियाली कहीं देखने को नहीं मिलती थी,
तो अगर आप अपने कमरे में या हवेली के अंदर ग्रीन कलर को इस्तेमाल करा लेंगे तो कम से कम आंखों को सुकून तो मिलेगा। नीले कलर को बरसात के हिसाब से लगाया गया है कि भी यहां बारिश नहीं हुआ करती थी, तो आप उस कमरे के अंदर बैठ करके बरसात का वो अनुभव कर सके। बीकानेर में पुराने टाइम में ये सिर्फ 3 ही कलर इस्तेमाल हुए हैं। चौथा कलर अपने आप में सोना हुआ करता था। 5वां जो घोटवी कली का बैकग्राउंड हुआ करता था उसको हम कलर मानते थे, बाकी वो कलर नहीं माना जाता है। कलर हम सिर्फ 3 ही माने गए। फिर उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी को ये ऊंट के चमड़े के जो कुप्पियां बना के भेजी गई, अलग अलग सैंपल में कश्ती नुमा और सुराई नुमा, और इसकी आभूषण भी बनाए गए, ज्वेलरी बॉक्स और श्रृंगारदान। तो ये जो भेजे गए तो वो बहुत खुश हुए, और ये पोट्री ऊंट के चमड़े के ऊपर उस्ता कला ये विश्व विख्यात होती चली गई। इसकी लोकप्रियता को देखते हुए बीकानेर के तत्कालीन महाराजा गंगा सिंह जी ने बीकानेर जेल के अंदर एक काउंटर खोल दिया कि उस्ता कला का कोई भी आर्टिस्ट अपने घर से आइटम बना के लाएगा तो वो इस काउंटर पर वो जो रेट बताएगा वो रेट उसको दे दी जाएगी और काउंटर पर जमा करा दिया जाएगा। तो बीकानेर में ऐसे काउंटर 2 खुले, एक बीकानेर कारपेट के लिए जो जेल के अंदर बनते थे कारपेट, और एक बीकानेर उस्ता कला के लिए। अब वो तो इतिहास में सब कुछ समा गया। धीरे धीरे कारीगरों का उधर पूर्ति होती गई। 1947 आया। 1947 में भारत को आजादी मिली। बाकी वो आजादी बदकिस्मती से पूर्ण नहीं मिलके आधी ही मिली। देश का बंटवारा हो गया। देश का बंटवारा हो गया तो जो यहाँ के लोग बाग थे वो हैंड टू माउथ होने लग गए। फिर लोगों ने अलग अलग दूसरे फील्ड में जाने की सोची कि अब ये काम तो चलेगा नहीं। तो हमारे परिवार के जो उस्ताद आर्टिस्ट थे, कई ड्राफ्ट्समैन बने, कई इंजीनियर बने, कई डॉक्टरी फील्ड में चले गए, कई कलर पेंट के काम में चले गए, कई गाड़ियों के मिस्त्री भी बन गए। कुल मिला के ये क्या उस्ता कला बीकानेर से बिल्कुल खत्म होने के कगार पर आ गई। 1974-75 में श्री मोहनलाल जी सुखाड़िया के दामाद मुन्नालाल जी गोयल, सुखाड़िया साहब राजस्थान के चीफ मिनिस्टर थे, उनके दामाद मुन्नालाल जी गोयल, तो वो बड़े कलापारखी थे। वो राजस्थान लघु उद्योग निगम के मैनेजिंग डायरेक्टर बने। तो उनका ध्यान बीकानेर की इस उस्ता कला की ओर गया कि इस उस्ता कला जो वर्ल्ड फेमस है, सब जगह इसका नाम है, इसका माल क्यों नहीं आता है बाजार में। तो माल कोई कारीगर था ही नहीं बनाने वाला, माल आता कैसे। तब उन्होंने खोजबीन की। हमारे उस्ताद जिनको पद्मश्री मिला, हिसामुद्दीन जी उस्ताद, वो राजस्थान सरकार के गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम से रिटायर हुए थे, सीनियर आर्टिस्ट के पद पर थे वो रिटायर होके उन्होंने भी क्या क्या अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दिया था। तो गोयल साहब ने उनसे पकड़ के कहा कि हिसामुद्दीन जी, कहीं ऐसा ना हो कि आपके जाने के बाद में, आप इस काम को जानते हो और आपके इस दुनिया से चले जाने के बाद में लोग कहें कि ये काम तो किसी और लोगों ने आके किया था, यहाँ का बीकानेर का कोई आदमी नहीं किया करता था। तब उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, कि ऐसा नहीं हो सकता तो फिर आप इस काम को बचाओ। उन्होंने कहा मैं कैसे बचाऊं। आप कोई ट्रेनिंग सेंटर अगर खोलते हैं, भी पहले तो हवेलियों में काम चला करते थे, किलों में चला करते थे, मंदिरों में चला करते थे, तो जो नौ सीखिए लोग हुआ करते थे वो भी साथ में चले जाया करते थे। तो इस तरीके से कारीगर जो मजदूर हुआ करता था वही कारीगर बन जाता, उसके बाद में सीनियर कारीगर बन जाता। तो अब ऐसा तो कोई सिस्टम है नहीं। तब उसके लिए मुन्नालाल जी गोयल ने अथक प्रयास करके और राजस्थान लघु उद्योग निगम की मार्फत बीकानेर में
उस्ता कमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर नाम से एक यूनिट खोली, जिसका उद्घाटन 15 अगस्त 1975 को हुआ था और हिसामुद्दीन जी उस्ता उसके डायरेक्टर बने। और हम सर्वप्रथम 8 स्टूडेंट मतलब उस ट्रेनिंग सेंटर में काम सीखने के लिए गए, जिसमें मैं भी था, मरहूम असगर अली भी था, और मोहम्मद असगर, अब्दुल शकूर उस्ता, मोहम्मद शौकत उस्ता, शमसुद्दीन उस्ता, जानकीदास आचार्य, अजय कुमार शुक्ला, इस तरीके से आर्टिस्ट थे जिन्होंने काम सीखा। बाकी वो लोग अपने अपने कामों में लग गए। असगर भाई का इंतकाल हो गया, मैं इस काम में जुड़ा रहा। धीरे धीरे मेरे को वहाँ हेल्पर लगाया गया, मास्टर क्राफ्टमैन लगाया गया, और उसके बाद में ये ट्रेनिंग सेंटर मेरे सुपुर्द कर दिया। फिर 1987 से लेके 2010 तक उस ट्रेनिंग सेंटर में मैं रेगुलर बच्चों को ट्रेनिंग देता रहा। इस कला यात्रा के बीच में 1983-84 में मुझे दक्षता पुरस्कार से नवाजा गया। उसके बाद में 1989 में तत्कालीन गवर्नर सुखदेव प्रसाद जी शर्मा के जरिए मुझे स्टेट अवार्ड दिया गया। 23 मार्च 1993 को मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया। तो राष्ट्रपति जी जो शंकर दयाल जी शर्मा थे, उन्होंने उसी प्रोग्राम में कहा कि उस्ताद जी, मैं इस कला को 1944 से जानता हूं, जब मैं कनाडा में पढ़ता था। उस जमाने में कोई मैगजीन एक वहां बीकानेर की छपी हुई इंग्लिश की वहां पहुंच गई थी, तो उन्होंने कहा मैंने उस मैगजीन को पढ़ा था और मैंने तब सोचा था कि बीकानेर के आर्टिस्ट कला से इसको मैं मिलूंगा। तो मैं आज बड़ा खुश हुआ हूं कि उस्ता कला का कोई आर्टिस्ट मेरे से आके मिला है। 1993 में ही मेरे को भारत सरकार ने राष्ट्रपति पुरस्कार मिलने के बाद में इंडो ऑस्ट्रिक कल्चरल रिलेशनशिप के जरिए एक प्रोग्राम करके मुझे ऑस्ट्रिया भेजा था, जहां मैंने उस्ता कला का प्रदर्शन किया। उसके बाद में सन 2005 में पोलैंड भी गया था मैं इसका प्रदर्शन करने के लिए। 2007 में पनामा अमेरिका भी गया था इसका प्रदर्शन करने के लिए। और जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत में आते रहे इस पीरियड के अंदर, ब्रेजनेव हुए और हेलमेट कोल जर्मन के चांसलर, क्वीन एलिजाबेथ इंग्लैंड की, उनको भी 1983 में एक ऊंट के चमड़े का टेबल लैंप दिया गया, जिसको उन्होंने अपने वहां रखा है। और 2002 के में अमेरिका के राष्ट्रपति विल क्लिंटन भारत आए थे। जलेब चौक जयपुर के अंदर 14 आर्टिस्टों का एक जत्था उनसे मिला था, उसमें मैं भी शामिल था इस कला यात्रा में। और इसी दौरान में मैंने विश्व स्तर की, राष्ट्रीय स्तर की और स्टेट स्तर की बहुत सी प्रदर्शनियां, मैं तो गिन भी नहीं सकता कि मैंने कहां कहां काम किया। और इस उस्ता कला के भारत के अंदर मैंने काफी जगह पर वर्कशॉप लगाए हैं। मरुधारा नाम की एक संस्था है कोलकाता में, उसके 5 वर्कशॉप में कायम मतलब लगा चुका हूं और 6ठे वर्कशॉप की तैयारी है। वनस्थली में भी मैंने इसके 3 वर्कशॉप लगाए हैं। अब आपको बता दूं कि वनस्थली में मेरे ऊपर उस्ता कला के अंदर मेरा क्या योगदान है, तो मुझ पर पीएचडी हो चुकी है। जो मैं समझता हूं वो पीएचडी अब भी अधूरी है, इस पर बहुत काम होना चाहिए। उस्ता कला को बीकानेर की जो बॉर्डर है उससे निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए हमारे क्राफ्ट म्यूजियम, नेशनल म्यूजियम के डायरेक्टर थे मिस्टर ज्योतिंद्र जैन, उन्होंने मुझसे मशवरा किया कि आप इस काम को बाहर क्यों नहीं करते हैं। मैंने कहा सर, बाहर मेरे को कोई चांस कहीं मिल ही नहीं रहा, मैं करूं कैसे,
कि चांस अगर आप करते हो तो मैं आपको देता हूं। तब उन्होंने एनआईएफटी 1990 में एनआईएफटी जो है नेशनल फैशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, तो उनके वहां से मेरे को प्रोग्राम दिलवाया। तो उसके बाद से लेके अब भारत के जितने भी निफ्ट के इंस्टीट्यूट हैं उनके स्टूडेंट मेरे पास बीकानेर में आते रहते हैं और वो ट्रेनिंग भी लेते हैं और यहाँ से आइटम भी बनाते हैं। उसके अलावा मैंने सन 1988-89 में अजमेर के अंदर हुजूर गरीब नवाज की जो दरगाह है उसके गुंबद के अंदर काम किया। जो 500 साल पहले अकबर के जमाने में काम हुआ था उस काम को हटा करके हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन भी आया था। तो उस ऑब्जेक्शन को हमने सबूत दे दिए कि हम उसी परिवार से जो ये काम किया करते हैं। इसका सबूत आप बीकानेर में चल के जूनागढ़ फोर्ट में ले लीजिए। तो वो ऑब्जेक्शन टल गया। तो 1988 में गुंबद के अंदर काम किया। सन 2001 में बेगमी दालान अजमेर के अंदर जो शाहजहां की बेटी बेगम आरा ने बनाया था उसमें काम किया था। और उसके बाद में दिल्ली में मेहरौली में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना जो शिवाजी ने तैयार कराया था उस आस्थाने में हमने ये सोने का काम किया। उसके बाद में दिल्ली में ही विश्व स्तर की एक दरगाह है हजरत निजामुद्दीन औलिया, उस दरगाह में हमने काम किया। उस दरगाह के अंदर उसका जो बरामदा 20 दरी जो है उसके ऊपर कॉपर प्लेट लगी हुई थी जो इंग्लैंड से तैयार होकर आई थी। तब उन लोगों ने कहा कि क्या आप ये काम भी कर सकते हो? हमने कहा कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। तो उस छत की मरम्मत करा के कॉपर प्लेट्स पर भी यही उस्ताकला का काम किया जो आज भी वहां आप कोई भी आदमी जाके देख सकता है। फिर हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में काम किया। उसके बाद में ऋषिकेश में एक शिव मंदिर में भी मैं उसके गर्भगृह में भी जाके काम करके आया। उसके बाद में ये सिलसिला थमा नहीं। फिर बरेली में शाह नियाज बेनियाज रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने में इस काम को जाके किया हमने, वहां भी 6 महीने लगे। उसके बाद में ये कला यात्रा धीरे धीरे परवान चढ़ती गई और नसीरुद्दीन चिराग देलवी रहमतुल्लाह अलैह में पिछले साल हमने काम किया और इस साल माइसाबा में काम किया। अब कहने को तो मैं आपको बहुत से सर्टिफिकेट भी बता सकता हूँ, बहुत उपलब्धियां बता सकता हूँ। बाकी कला यात्रा ये मतलब यही सीमित रखे और मैं चाहता हूं कि आपको थोड़ा काम बता दिया जाए कि काम होता कैसे है। कोई मशीन नहीं है हमारे पास। पहले कोई भी बोर्ड ले लिया जाए, चमड़ा ले लिया जाए, मार्बल ले लिया जाए या कांच ले लिया जाए, लकड़ी ले ली जाए, उस पर हमें कोई भी जो मोटिव बनाना है उस मोटिव का ये पहले बटर पेपर पर डिजाइन बनाया जाता है और उसके बाद में इसकी पिनिंग की जाती है ताकि ये मिरर बन जाए, दोनों तरफ एक जैसा बन जाए। फिर काले पोटली लेकर के और जिस पर भी जहां भी हमें डिजाइन बनाना है वहां इसको बना के और ऊपर से इस प्रकार पोटली से काले काजल से इस डिजाइन को बना ली जाती है। और उसके बाद में जो मैंने बताया था घड़े की मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं उभारने के लिए, तो वो मिट्टी इधर पड़ी है, ये मैं आपको बता रहा हूं। ये मिट्टी है, इसको पाउडर बना करके और खड़ल में इसको करके तैयार की हुई है। इसमें गुड़, गोंद, कशीस ये सब मिलाया हुआ है और इस मिट्टी में इस पेस्ट को धीरे धीरे नजर आना चाहिए, आगे लियो। इस डिजाइन के अंदर
इसको ऐसे एम्बोस कर लिया जाता है। तो सीधा करेगा। अब जहां जहां डिजाइन है उस डिजाइन के अंदर अंदर ही हमें ये उभार करना है। एक बार करने से ये अकबारा कहलाएगा। फिर इसको दोबारा ये सूखने के बाद में इसको और उभारा जाएगा, उसको दोबारा कहेंगे। और तीसरी बार अगर वो कम उभरा है तो तिबारा करना पड़ेगा। ये एम्बोस हो जाने के बाद में इसको हम मुनव्वत बोलते हैं। ये एम्बोस हो जाएगा। उसके बाद में इस पर इसके सूखने के बाद में येलो कलर लगाएंगे। वो येलो कलर इस तरीके से येलो कलर लगा हुआ होगा, ये येलो कलर लगा देंगे। येलो कलर के सूखने के बाद में इस पर हम ऑरेंज कलर लगा के और सोने के लिए छोड़ देंगे। 5 से 6 घंटे या 7 घंटे जब वो सूख जाएगा तो उसके ऊपर हम सोने के वर्क लगाएंगे। सोने का वर्क इस तरीके से लगा हुआ होगा। इस पर सोने का वर्क लगा हुआ है और सोने के वर्क लगने के बाद में इस पर गिलेरी की पूंछ के बने हुए ब्रश से इसकी आउटलाइन निकलेगी, जिसको शाही कहते हैं। शाही के होने के बाद में जहां जमीन बच जाएगी उस जमीन में इस तरीके से कलरिंग कर देंगे। इसमें तो हमने लाल रंग ही इस्तेमाल किया है। लाल के अलावा ये भी फोटो फ्रेम का एक पैटर्न है। इसमें लाल और हरा है, इसका कॉम्बिनेशन है, और व्हाइट इसकी आउटलाइन की हुई है। अब बाजार की मांग के हिसाब से हमें अलग अलग डिजाइन भी बनाने पड़ते हैं। अब इसके बाद में एक ये वाला पैटर्न है, इसको बेजा कहते हैं। इसको बेजा कहते हैं। बेजा वैसे फारसी में अंडे को बोलते हैं, तो अंडाकार जो शक्ल है वो बेजा कहलाती है। इसके बाद में बीकानेर के अंदर बुजुर्गों ने सिर्फ सुनहरी मुनव्वती नक्काशी का काम भी नहीं किया है, मिनिएचर पेंटिंग भी बनाई है। तो मिनिएचर पेंटिंग में ये बीकानेर शैली की है, और ये पेंटिंग बनी ठनी है जो किशनगढ़ शैली की है। अब आपको इसका मैं बताऊंगा कि ये पेंटिंग तो बहुत बनती है, इसका मीडियम क्या है। कहीं पर लोग वाटर कलर इस्तेमाल करते हैं, कहीं कुछ करते हैं, कहीं कुछ करते हैं। बाकी हमारे बुजुर्गों ने ऑयल कलर और वाटर कलर दोनों ही मिक्स करके पेंटिंग को बनाई है। ये पेंटिंग है नूरजहां की, जो मुगल शैली है।
ये मुगल शैली है। इस कला यात्रा के बाद में जो बाजार की मांग आती है, कई बार बड़ी होटलों से, महलों से, हवेलियों से, या जो रिसोर्ट होते हैं कि हमारे यहाँ आप इस काम को करवा दें, तो उसी फील्ड, उसी श्रेणी के अंदर पूगल पैलेस जो है बीकानेर में, विश्वविख्यात है, इंटरनेशनल सिल्क रूट पर बना हुआ है, उस पूगल पैलेस में पिछले साल मैंने काम करवाया। मैं तो नहीं गया था, मेरे बेटे को वहां भेज करके इस काम को करवाया। उसका नाम है जावेद उस्ता। तो उसको वहां भेज के करीब 2 महीने का या 3 महीने का टाइम लगा था। वहां 1-2 महल उसने तैयार किए हैं। अब ऊंट के चमड़े के अलावा, अब चूंकि ऊंट के चमड़े पर से लोग परहेज करने लगे, तो हमने इस काम को लकड़ी पर उतार लिया। ये जितने भी फोटो फ्रेम वगैरह बताए आपको, ये लकड़ी के या फाइबर सीट के या MDF सीट के ऊपर बनाते हैं। पहले लकड़ी काम में आया करते थे, पर आजकल बाजार में लकड़ी अवेलेबल नहीं है। अब हम NIFT के थ्रू काफी सारी दैनिक उपयोगी चीजों पर काम कर रहे हैं। जैसे फैशन ड्रेसेज है। अब फैब्रिक पर भी हमने एम्बॉस काम करना शुरू कर दिया है। तो इस वक्त मेरे पास फैब्रिक का कोई सैंपल तो है नहीं, नेक्स्ट में मैं कभी बताऊंगा। तो फैशन एक्सेसरीज जो है उसके अंदर इस काम को हम लेके जा रहे हैं। मेरी एक बहुत दिली इच्छा है कि अब चूंकि इस काम को सिखाने का कोई ट्रेनिंग सेंटर तो है नहीं, राजस्थान गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया था। मैं आपके माध्यम से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि राज्य सरकार या भारत सरकार किसी भी तरीके से इस कला को लुप्त होने से बचा ले, वरना इसका अभी जो इस वक्त में जो बाजार है उस हिसाब से ये कला का बचना संभव नहीं होगा। ठीक है, 1-2 पीढ़ी और कर सकती है, उसके बाद में इस कला से लोगों का मोह भंग हो रहा है, क्योंकि इसमें रोजगार तो मिल नहीं रहा है, बाजार बिल्कुल खराब हो चुका है। अब हम घर में बैठ के तपस्या के रूप में इस काम को कर रहे हैं कि भाई हमें डेली इसका रियाज करना है, नहीं करेंगे तो हम खुद भूल जाएंगे। इस कला में फूल बूटे और तस्वीरों के अलावा मैंने कैलीग्राफी का संयोजन किया है, जिसके लिए कैलीग्राफी की क्लास मैंने शाह अब्दुल कयूम चिश्ती सहारनपुर वाले जो हैं उनसे मैंने उर्दू, अरबी और पर्शियन सीख के उसका समायोजन इसमें किया है। और आवश्यकता अनुसार कहीं इंग्लिश भी लिखी जाती है, कहीं देवनागरी, तो कहीं प्राकृत भाषा भी इस्तेमाल की जाती है। तो देवनागरी, संस्कृत, प्राकृत ये भी मैंने सीख लिया है। तो फिर भी मैं अपने आप को निपुण नहीं कह के अपनी बताऊंगा, और आज भी मैं बहुत कुछ सीख रहा हूं। और बाजार की मांग के हिसाब से कुछ फैशनेबल आइटम भी आया करते हैं हमारे पास। सोना लगा करके उस सोने से काम किया जाता था। अब वो बहुत देसी प्रोसेस है, छाछ में उसको बॉईल करना पड़ता था, फिर कसुम्बल कलर लेके वो कसुम्बल कलर लगाया जाता था, और उसके बाद में सोने से उसकी डिजाइन बनती। एक चूड़े को बनाने में करीब 20 दिन लग जाते थे। और अब धीरे धीरे लोगों का रुझान जब इसकी ओर कम होना शुरू हो गया, तो लोग बाग इस काम से मुंह मोड़ करके कहीं और जाने की तैयारी में हैं। बीकानेर के मंदिरों में हमारी टीम जो है
उसके लोग काम कर रहे हैं। जैन जैन मंदिर में, पार्श्वनाथ जैन पार्श्वनाथ मंदिर में जावेद है, अजीज है और सलीम है, अशरफ है और नुसरत साहब है और कासिम है। तो ये लोग बीकानेर में जो स्थानीय बीकानेर के जो मंदिर है उसमें रख रखाव का जो कोई टूट फूट होती है तो उस काम को जाके करते हैं। और आज करीब 35-36 साल हो गए हैं। बीकानेर के जूनागढ़ के अंदर भी जो महलों में काम खराब हो गया उसके रेस्टोरेशन का काम भी मेरे गाइडलाइन में चल रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि 200 साल वो काम और खराब नहीं होगा। अब उसमें हमें जो बाजार में जो माल मिल रहा है तो उस माल के हिसाब से मैंने 200 साल बताए। अगर पुराना ही माल अगर हमें रॉ मटेरियल वगैरह मिल जाए, जैसे चंद्रस है, बेलतेल है, तो उसको पका के उसका रोगान पकाया जाता था। उस रोगान के अंदर उसको रोगान पका के उस किए हुए काम के ऊपर लगाया जाता था जो सदियों चलता था। वर्तमान में उस्ता कला के जो सीनियर आर्टिस्ट हैं उनमें जमील उस्ता, अब्दुल शकूर उस्ता, मोहम्मद अल्ताफ उस्ता और शमसुद्दीन उस्ता, इकबाल उस्ता, इस तरीके से ये सीनियर आर्टिस्टों का चल रहा है। और जूनियर आर्टिस्टों की लाइन में जावेद है, अशरफ है, सलीम है, कासिम है, अजीज है और 2-4 और जो सीखने वाले भी शामिल हो जाते हैं। कई बार तो लोग बाग बीच में छोड़ के चले जाते हैं। अब नई पीढ़ी को जो मैसेज देना है, नई पीढ़ी को मैं ये सलाह देता हूं कि आप हमारे इस उस्ता कला को जरूर पकड़े रखें। जिसकी संस्कृति बिगड़ जाती है, जिसका कल्चर बिगड़ जाता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। किसी भी देश में कहीं भी कोई जाते हैं तो वहाँ की संस्कृति और कल्चर से जरूर अवगत कराया जाता है। तो ठीक है, हमारी हवेलियां, मंदिर और किले तो मौजूद रहेंगे। जब काम को करने वाला नहीं होगा तो फिर क्या दिखाया जाएगा, वो खराब होते जाएंगे। तो मैं युवा जो वर्ग है उनसे मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि वो किसी भी तरीके से इस काम से जुड़े रहे, इससे मुंह न मोड़े। और ऑनलाइन जो इन माध्यम से कि भाई आपको बहुत बहुत शुक्रगुजार के अंत में मैं राजस्थान फोरम ऑनलाइन का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अपना उस्ता कला को स्टेज पे ऑनलाइन दिखाने के लिए अपना स्टेज दिया। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। धन्यवाद।